बैठिए, आराम से बैठिए, क्योंकि आज मैं जो कहानी कहने जा रहा हूँ वो कोई साधारण आदमी की कहानी नहीं, वह है चतुरी चमार की कहानी। भारत के गांव जहाँ मिट्टी सिर्फ खेत नहीं सींचती, लोगों की किस्मत, उनका भविष्य और कभी कभी उनकी पूरी जिंदगी भी यहीं दबी रह जाती है। आज हम जिस कहानी में उतरने वाले हैं वह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं, एक पूरे समाज की अनकही परतें हैं। इस कहानी का नाम है चतुरी चमार और इसका नायक है एक ऐसा इंसान जो अपने भीतर सच्चाई, भोलापन और इंसानियत लेकर घूमता है, पर समाज उसे सिर्फ उसकी जाति से पहचानता है। एक ऐसा आदमी जो अपने छोटे से गांव में अपनी जाति, गरीबी और संघर्षों से घिरा हुआ फिर भी किसी बरगद की जड़ों की तरह गहरी और अडिग जिंदगी जीता रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश और स्वागत है आपका स्काईलाइंस के इस साहित्य यात्रा में। हमारा गांव है चमियानी, मौजा गढ़ा कौल, जिला उन्नाव। इस गांव में बरसात के दिनों में घर के पिछवाड़े की नालियों में दिन रात साफ शुद्ध पानी बहता है। उसी नाली के किनारे खपरेल की पुरानी छत के नीचे पीढ़ियों से एक मकान खड़ा है, चतुरी चमार का। जब मैं छोटा था तब भी चतुरी उसी घर में था। मेरे पिता जब जवान थे तब भी चतुरी वहीं था और मेरे दादा के जमाने में भी चतुरी का खानदान वहीं रहता था। इसलिए कभी कभी लगता है चतुरी हमारे परिवार से अलग नहीं, किसी दूर के रिश्ते जैसा है। कभी कभी मेरे मन में ख्याल उठता था कि चतुरी पर कुछ लिखूं, ऐसा कुछ जो उसकी पूरी जिंदगी को समेट ले, उसकी हंसी को भी, उसके दर्द को भी, उसके जूते की कारीगरी को भी और उसके भजनों की तान को भी। पर फिर लगता था लिखना आसान नहीं, क्योंकि चतुरी जैसा आदमी शब्दों से नहीं पकड़ा जाता, वह अनुभव से समझ में आता है। फिर भी इच्छा बनी रही। चतुरी सुबह सुबह अक्सर कबीर के कई उलटवासी पद गाता मिलता। कभी सूरदास का कोई भावपूर्ण भजन, कभी तुलसीदास का दोहा और कभी संत पलटू दास का निर्गुण गीत। उसकी आवाज में एक अजीब सी भर्राहट होती थी, पर वही भर्राहट गाने में जान डाल देती थी। लोग कहते चतुरी पढ़ा नहीं है, पर सब इसे याद है, और ये सच भी था। चतुरी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, पर उसकी याददाश्त किसी अच्छे पंडित से कम नहीं थी। उस दिन मैं अपने घर के सामने की मचिया पर बैठा था। चाचा अंदर थे, चाची रामायण पढ़ रही थी और सामने वाले कमरे में चतुरी एक पुराने भजन की लय साध रहा था। मैंने कहा, चतुरी आज गा लेने दे, कल सुबह मैं तुझे इसका अर्थ समझा दूंगा। वह तुरंत बोला, काका आज ही बोलो, उसे छोड़ दूंगा। पर जैसे ही गाना खत्म हुआ वह दबी सी हंसी के साथ बोला, सोकर जगा हूँ काका, कोई काम नहीं रहा तो सोचो गा लिए। और उसी क्षण उसकी आवाज में चहु पहल के बीच एक अजीब सरलता दिखाई दी। फिर अचानक उसके चेहरे का रंग बदला। बोला, काका काकी अब नहीं रही, कब की भगवान के घर चली गई। उसके शब्दों के बाद थोड़ी देर की शांति छा गई। अब उसकी आंखों में गहरा खालीपन था। काकी रोज रामायण पढ़ती थी, बर्तन मांजती थी, सब काम करती थी, अब सब अपने हाथ से करना पड़ता है। उसकी आवाज फंस रही थी। वह अपनी काकी के बारे में ज्यादा बोल नहीं पाया, पर जितना बोला उतना काफी था यह समझने के लिए कि चतुरी अपने भीतर कितना कुछ छुपाए चलता है। चतुरी कहता, काका कबीर के पद में बल है, निर्गुण में बहुत बल है। कभी कभी लगता है कि संत लोग बिना देखे सब जान लेते हैं। मैं उसकी बातें ध्यान से सुनता, क्योंकि उसकी आवाज में कच्ची सच्चाई मिलती जो किसी किताब में नहीं मिलती। चतुरी का जूता सिर्फ जूता नहीं था, वह उसका कला कौशल था, उसकी इज्जत। उसकी जिंदगी जूतों के इर्द गिर्द घूमती। वह कहता, काका जूता बनाना आसान नहीं है, हाथ पकाना पड़ता है, धीरे धीरे सावधानी से हर मोड़ हर टाका अपनी जगह पर पड़ना चाहिए। कभी कभी एक जोड़ी जूता बनाने में उसका पूरा दिन लग जाता, पर वह शिकायत नहीं करता, बल्कि गर्व से दिखाता, देखो काका ये जूता 2 साल चलेगा। और सच में चलता भी था। एक दिन मैंने चतुरी से कहा, तू पढ़ा लिखा होता तो बहुत आगे निकल जाता। चतुरी पहले हंसा, फिर बोला, काका कहो तो अर्जुनवा को आपके पास पढ़ने भेज दूं। मैंने कहा, भेज देना, लालटेन जलेगी, बच्चा पढ़ जाएगा। चतुरी के चेहरे पर एक सच्ची चमक दिखाई दी। लगता था जैसे उसकी जिंदगी का कोई पुराना सपना जग गया हो। कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहाँ चतुरी अपने बेटे अर्जुनवा की पढ़ाई की बात करता है। अर्जुनवा एक पतला दुबला मगर तेज आंखों वाला बच्चा। उसके पाँवों में पुराने घिसे हुए जूते और माथे पर मिट्टी का हल्का सा दाग, जैसे खेत से खेलते खेलते अभी आया हो। पर उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी, सीखने की, समझने की और शायद उस दुनिया से बाहर निकलने की जहां उसका बाप, दादा और परदादा बिना किसी बदलाव के जीते आ रहे थे। जब मैंने उसे बुलाया और हाथ पकड़कर अक्षर समझाने लगा, काका ये क है। मैंने कहा, हाँ ये क है और ये का भी बन सकता है। वह मुस्कुराया जैसे किसी ने दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य इसके कान में कह दिया हो।
वह धीरे धीरे क ख ग घ बोलने लगा। उसकी आवाज में गांव का कच्चापन था, पर उसी में एक अद्भुत मिठास भी थी। हर शब्द को बोलते समय उसका चेहरा चमकता था, जैसे उसके अंदर कहीं एक छोटा सा दीपक जल उठा हो। उधर चतुरी दूर खड़ा पेड़ के छांव के नीचे चुपचाप अपने बेटे को देखते हुए एक अनकही खुशी महसूस करता। चतुरी के चेहरे पर संयमित गर्व होता, जैसे मन में सोच रहा हो मेरा लड़का पट जाएगा। उस समय गांव में धूप का रंग भी अलग था। खेतों में हवा ऐसे बहती जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। खेतों में खरी अरहर, सरसों की खुशबू, दूर किसी के घर से आती चकले की आवाज, सब मिलकर बनाते थे एक ऐसी दुनिया जो शहरों को शायद कभी समझ ही ना आए। जब अर्जुन और चिरंजीव पढ़ाई करके बाहर निकलते तो सामने की पगडंडी हमेशा उनकी आवाजों से भरी रहती। इधर चल, नहीं वहाँ मिट्टी गीली है, काका ने बोला था। अ से अर्जुन। बच्चों की हंसी पूरे गांव की थकान मिटा देती थी। इन सब के बीच चतुरी का जीवन अपने ढर्रे पर चलता। सुबह जल्दी उठता, अंगोछा कंधे पर डालता, नाले की ओर जाता और फिर जूते की कारीगरी में लग जाता। कभी कभी देर शाम जब आसमान में हल्की नीली धूप फैलती, चतुरी मुस्कुराते हुए मेरे पास आता। काका, अर्जुनवा ठीक पढ़ता? मैं कहता, पढ़ता क्या, अच्छा पढ़ता है। और चतुरी हंस देता। वह हंसी इतनी साफ, इतनी सच्ची होती कि लगता इस दुनिया में सब ठीक है। पर इस हंसी के पीछे एक डर भी था। वह कहता, काका, पढ़ाई लिखाई बड़े लोगों की घर की बात है, हम जैसे लोग क्या हाथ से कमाएं पेट से खाएं। मैं कहता, चतुरी, सीखना किसी एक जाति की चीज नहीं है, लड़का पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। चतुरी सिर हिलाता, पर उसकी आंखों में कहीं गहरा संदेह दिखाई देता। काका, दुनिया तो कहती है चमार का छोरा पढ़ेगा क्या। उस एक लाइन में सदियों का दर्द छुपा था। रात होते ही गांव के शोर कम हो जाते। दूर कहीं ढोलक की थाप, किसी घर में कराही के छन छन, किसी बूढ़े की खांसी, और उसी शांत माहौल में चतुरी अपने भजन शुरू करता। कभी वह धीरे धीरे गाता, मौसम कौन कुटिल खलकामी। कभी स्वर में दर्द आ जाता, कभी खुशी, कभी विनम्रता। भजन चतुरी के लिए सिर्फ गाने नहीं थे, वे उसका सांस लेना, सहना, चलते रहना सब थे। चतुरी की जिंदगी में अगर एक चीज स्थिर थी तो वह था उसका भजन। मैं अक्सर उसे देर तक सुनता और फिर सोचता, यह आदमी जितना बाहर से सीधा है उतना ही भीतर से भरा हुआ है। उसका ज्ञान किताबों से नहीं आया, जीवन से आया। उसे पढ़ने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वह जिंदगी को सीधे देखता था। धीरे धीरे चमियानी गांव के बाहर बड़ी बड़ी हवाएं चलने लगी। कांग्रेस का ध्वज गांव में लगा। महावीर मंदिर के अहाते में बड़ा बड़ा झंडा लगाया गया। लोग बोलते, अब हवा बदल रही है, जमींदार दबेंगे, किसानों की जीत होगी, अंग्रेज हटेंगे। पर चतुरी वह हमेशा किनारे खड़ा रहता था। कहता, काका, राजनीति में मत पड़ना, ये लोग खतरनाक हैं। उसके स्वर में डर था, गहरा और अनजाना डर। जमींदार को गांव में कांग्रेस का झंडा बिल्कुल नहीं भाया। वह दरोगा को बुलाने लगा। कुछ किसान उत्साहित हुए, कुछ डर गए। चतुरी इन सब घटनाओं को दूरी से देख रहा था। वह कहता, काका, किसान लोग क्या करेंगे, हमसे तो बात तक नहीं करते शहर वाले। और सच कहूँ तो उसके शब्दों में एक अजीब सी सच्चाई थी। रात को घर लौटकर चतुरी अपनी पुरानी चिलम निकालता, धीरे धीरे कस लगाता। कभी अपने बेटे के भविष्य की सोच, कभी अपनी काकी की याद, कभी अपनी गरीबी, कभी गांव की अफवाहें, सब उसके मन पर पहाड़ की तरह बैठते। लेकिन बाहर से वह हमेशा वही रहता, शांत, मुस्कुराता, नम्र और थोड़ा सा झिझकता हुआ। गांव का माहौल अब पहले जैसा शांत नहीं रहा था। कांग्रेस का झंडा, लोगों की बातचीत, जमींदार की बेचैनी, दरोगा का चक्कर, सब मिलकर एक अदृश्य हलचल पैदा कर रहे थे। गांव के लोगों के चेहरे पर उत्साह भी था और डर भी। और इन सब के बीच चतुरी हमेशा शांत खड़ा था, किनारे, दूर, अपनी दुनिया में। एक दिन दरोगा गांव आया। उसके साथ 2 सिपाही, हाथ में कागज, तेवर में हुकूमत का एहसास। लोग घरों के दरवाजों से झांकते। किसी ने चौपाल के पास खड़े होकर कान लगाए और हवा में एक भारीपन उत्तर आया। दरोगा ने झंडा देखा, महावीर जी के अहाते वाला कांसे का बड़ा सा झंडा जो बरसात में फीका पड़ गया था। वह पूछता है, यह किसका झंडा है? लोग चुप। वहाँ मैं खड़ा था। मैंने हिम्मत करके कहा, साहब, यह कांग्रेस का झंडा है, बरसात में सफेद हो गया है। दरोगा ने सिर हिलाया, कुछ देर सोचा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उसके जाते ही लोगों ने राहत की सांस ली, पर डर वहीं खड़ा रहा, जैसे कह रहा हो, मैं वापस आऊंगा। चतुरी ये सब दूर से देख रहा
रहा था। उसकी आंखों में असुरक्षा तैर रही थी। वह बोला, काका ये झंडे झोले हमको ठीक नहीं लगते, बड़े लोग लड़े हमारा क्या। उसके स्वर में निहायत सादगी थी और उतनी ही स्पष्टता। चतुरी समझता था राजनीति आम आदमी को कभी फायदा नहीं देती, सिर्फ डर देती है, और डर गांव में सोने से भी जल्दी फैलता है। धीरे धीरे बात बढ़ी। गांव के कुछ किसान जमींदार के खिलाफ खड़े हो गए। उनका दावा था ये जमीन हमारे पुरखों ने सींची है, हम खून पसीने से इसे उपजाते रहे हैं, हमें अधिकार दो। जमींदार का जवाब, ये सब बकवास है, जमीन मेरी, कानून मेरे हाथ में। और संघर्ष शुरू हो गया। गांव बंटने लगा, किसान एक तरफ, जमींदार दूसरी तरफ। पर चतुरी वह दोनों तरफ से थोड़ा बाहर था। उसकी जाति, उसकी गरीबी, उसकी मजबूरियां सब उसे इन टकरावों के बीच एक बाहरी दर्शक बना देती थी। किसानों ने सोचा चतुरी गवाही देगा, क्योंकि चतुरी ने जमींदार के कई गलत व्यवहार देखे थे। एक दिन दो किसान आए, चतुरी तुम गवाही दोगे ना? चतुरी हक्का बक्का। उसने तुरंत कहा, कौनो गवाही ना देबे, हमका मत पकइयो। किसानों ने उसे समझाया, चतुरी तू भी मजदूर का आदमी है, तू बोलेगा तो बात बनेगी। चतुरी चुप। उसके लिए यह सिर्फ मामला नहीं था, अपनी सुरक्षा का सवाल था। उसने कहा, हम गरीब लोग हैं काका, हम कहाँ जाएं? जब चतुरी मेरे पास आया, वह सचमुच डरा हुआ था। उसकी आवाज में सालों का भरोसा और ताजा असुरक्षा दोनों मिले हुए थे। वह बोला, काका मुकदमा लड़ेंगे हम, पर गांव वाले गवाही नहीं देंगे, सब डर गए हैं। मैं उसे क्या कहता? मैं भी जानता था कि गांव में सच बोलना कभी कभी अपने ऊपर कुदाल चलाने जैसा होता है। मैंने सिर्फ इतना कहा, चतुरी जो ठीक लगे वही करना। और चतुरी के चेहरे पर एक बोझ उतरा और एक नया बोझ चढ़ गया। उधर अर्जुन पढ़ाई में लग गया था। उसका धैर्य, उसकी आंखों की चमक, उसके शब्दों की स्पष्टता सब बदल रहे थे। वह क से कौआ, घ से घरा और फिर धीरे धीरे छोटी कहानियां पढ़ने लगा। उसकी आवाज उठती, काका ये वाला पढ़ दूं? चिरंजीव उसकी गलती पकड़ता, अरे ये ऐसे नहीं ऐसे पढ़, और दोनों हंस पड़ते। चतुरी यह देखकर खुश होता, कभी पेड़ के पीछे छिपकर सुनता, कभी घर की झोपड़ी से झांकता। मैं कई बार चतुरी को देखते पकड़ लेता और कहता, आ जाओ सुन लो। वह मुस्कुराकर कहता, नहीं काका, बच्चा शर्माएगा। उधर गांव में हर दिन कुछ नया होता। कोई किसान गुस्से में गांव छोड़ने की धमकी देता, कोई बूढ़ा आदमी कहता सब हवा है, चौपाल पर बैठे लोग बहस करते, मंदिर में झंडा बदलने की बात होती, जमींदार की धमकी फैलती, दरोगा के आने की अफवाहें घूमती। गांव की गलियों में एक बेचैनी तैर रही थी, और यह बेचैनी धीरे धीरे चतुरी के जीवन को भी छूने लगी थी। वह पहले जितना खुलकर बोलता, अब उतना नहीं बोल रहा था। कभी जूते पर ध्यान देता, कभी भजन पर, कभी चुपचाप नाले के पास बैठ जाता। एक दिन शाम की रोशनी में चतुरी मेरे पास आया। उसकी आंखें सूजी थी, आवाज भारी थी। वह बोला, काका अब कुछ समझ नहीं आता, हमसे सब लोग उम्मीद करते हैं पर कोई साथ नहीं देता। मैंने पूछा, क्या हुआ? चतुरी बोला, काका हमारे विरुद्ध भी नाम लिख दिया है, कहते हैं तुम गवाही दोगे खेत वालों की तरफ से, और खेत वाले कहते हैं तुमने कभी हमारा साथ दिया ही नहीं। वह फंस चुका था बीच में, अपने जैसे गरीबों के बीच भी अकेला, और जमींदारों की नजर में हमेशा नीचा। चतुरी की आवाज कांप रही थी, काका हम गरीब लोग, हमारी कोई जगह है का? उस एक सवाल में पूरे गांव की राजनीति, जात पात और इंसान की छोटी सी जिंदगी सबका सार छुपा था। गांव की हवा अब पहले जैसे नहीं रही। शाम ढलते ही लगता था जैसे आसमान में कोई अदृश्य घेरा खिंच गया हो, जिसके अंदर हर आदमी कुछ न कुछ छुपाए घूम रहा है। किसानों की आवाजें ऊंची थी, जमींदार की आवाज और ऊंची, और इन सबसे ऊपर गांव के भीतर फैलती चुप्पी की आवाज सबसे भारी। इसी चुप्पी के बीच चतुरी धीरे धीरे भीतर से बदल रहा था, जैसे वह एक ऐसे कुएं के पास खड़ा है जिसकी तली दिखाई नहीं देती। किसान फिर आए। इस बार उनके चेहरे पर बेसहारा गुस्सा था। वे बोले, चतुरी तुम गवाही दोगे, तुमने जमींदार के जुल्म देखे हैं, तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? चतुरी की आंखें फैल गई। उसने डरते हुए कहा, हम ना बोल पाएंगे, हम गरीब लोग, हमको कोई बचाएगा नहीं। किसानों ने तड़प कर कहा, तो क्या हम मर जाएं? हमारे बच्चे खेतों में काम करते करते जिंदगी गुजार देंगे, हमारा हक कौन देगा? चतुरी की आवाज टूटी, काका हम क्या कर सकते हैं? उस प्रश्न में बेबस आदमी का सारा दर्द भर गया था। दूसरी ओर जमींदार के कारिंदे गांव में घूमकर चेतावनी दे रहे थे, जो हमारी खिलाफत करेगा उसकी जमीन, बैल, घर किसी की भी गारंटी नहीं। किसानों का डर अब हर घर में धुआं बनकर भर रहा था। एक शाम चतुरी घर के बाहर बैठा था और उसकी आंखों में गहरा सा खोया हुआ सुनापन था। मैंने पूछा, क्या हुआ चतुरी? वह बोला, काका जमींदार ने हमारा नाम भी लिखा है, कहते हैं कि हम किसानों की मदद करते हैं। अब हम
खेत वाले के भी नहीं रहे और जमींदार के भी नहीं। उसके बोलते समय उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे वह खुद अपनी ही आवाज से डर रहा हो। अदालत का दिन करीब था। गांव के कई लोग पहले ही ढह चुके थे। लोगों ने खेत खो दिए, कर्ज बढ़ गया और घरों में अजीब सा सन्नाटा छा गया। चतुरी ने एक दिन मेरे घर आकर कहा, काका हम मुकदमा लड़ेंगे पर कोई गवाही नहीं देगा। मैंने कहा, चतुरी गवाही बिना केस नहीं जीता जाता। वो बोला, जीता ना सही कोशिश करेंगे। अर्जुनवा को देखो काका, उसकी खातिर कोशिश करेंगे। उसकी आंखों में आशा की एक पतली डोर थी और उस डोर को जमींदार की डरावनी छाया खींच रही थी। उधर अर्जुन पढ़ाई में धीरे धीरे और अच्छा होता जा रहा था। वह छोटे छोटे वाक्य पढ़ लेता था, कभी कहानियां सुना देता, कभी चिरंजीव के साथ नए शब्दों पर झगड़ता, कभी अक्षर लिखकर मुझे दिखाता। चतुरी यह देखकर थोड़ा थोड़ा खेल उठता, कहता, काका अर्जुन पढ़ लिख जाए तो हमारा घर उजड़ने से बच जाएगा। उसकी यह सोच एक थके हुए आदमी की अंतिम उम्मीद थी। फिर वह सुबह आई जब मुकदमे की सुनवाई थी। गांव की सड़कों पर एक अजीब चुप्पी थी, जैसे हर घर अपनी सांस रोक कर बैठा हो। किसान अदालत पहुँचे, जमींदार पहुँचे और चतुरी भी पुराने फटे कपड़ों में डरी हुई आंखों के साथ खड़ा हो गया। अदालत की दुनिया उसके लिए बिल्कुल अजनबी थी। ऑर्डर, तारीखें, कागज और लोगों के चेहरे जिनमें कोई पहचान नहीं। फैसला आया किसानों के खिलाफ। गांव का एक बड़ा वर्ग हार गया था। जमींदारों के चेहरे पर संतोष का मुस्कान था। किसानों की आंखों में मिट्टी और आंसू मिले हुए थे। उसी शाम चतुरी मेरे घर आया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस थकान, जैसे आत्मा थक गई हो। मैंने पूछा, चतुरी क्या हुआ? वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, काका जूता और पुर वाली बात अब्दुल अर्ज में दर्ज नहीं है। उसकी यह पंक्ति इतनी भारी थी कि जैसे उसके साथ उसका दिल भी गिर गया हो। मतलब था उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी उम्मीदें, उसका आत्मसम्मान, उसकी दुनिया किसी रजिस्टर की पंक्तियों में कभी लिखा ही नहीं गया। उसका संघर्ष उसके लिए सच था पर समाज के लिए कोई बात ही नहीं। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया, चतुरी सिर्फ गरीब नहीं था, चतुरी सिर्फ चमार नहीं था, चतुरी वह आदमी था जिसका दर्द कभी दर्ज ही नहीं हुआ। रात बढ़ रही थी, गांव के ऊपर हल्की धुंध उतर रही थी, कहीं दूर कोई ढोलक बज रहा था और चतुरी अपनी टूटी चिलम पकड़े चुपचाप खड़ा था। बोला, काका हमारे हिस्से में बस यही लिखा है। उसकी आंखों में एक गहरी थकान थी और एक बेआवाज स्वीकार, जैसे कह रहा हो, हम जैसे लोग सिर्फ जीते हैं, लिखे नहीं जाते। तो दोस्तों, स्काईलाइन की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।